हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे भी। तो सबसे पहले बात है कि मैं सोल्युबिलिटी को वैसे तो आपको ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा, बट उससे पहले मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है वो कैसे सोल्युबलाइज होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो कि आपका ए बी कोई आयोनिक कंपाउंड है, यह सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको पहले गैसियस आयन में डिसोशिएट कर दिया। मान लिया कि इस पे n यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और B पे n यूनिट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और आपको यह पता होगा कि एक मोल आयोनिक कंपाउंड को गैसियस आयन में डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। तो मैं यहां पर लेटिस एनर्जी लिख देता हूं, और लेटिस एनर्जी क्योंकि हमने दी है इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, यानी प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसमें हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और प्रोसेस आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब क्या होगा अभी, अब अगर मैं इनको वाटर में डालूं तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यानी गैसियस स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में आएंगे। जाहिर सी बात है, गैस से लिक्विड में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करके आएंगे, ठीक है। तो यहां पर यह कन्वर्ट हो जाएगा an प्लस एक्वस में और Bn माइनस एक्वस में, ठीक है। और क्योंकि वाटर में डालकर इनको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखो यहां पर तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है और यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड ज्यादा तभी सोल्यूबल होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू तो लार्ज हो और लेटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो, लेस हो। यानी हमें कम अमाउंट में लेटिस एनर्जी देनी पड़े और लार्ज अमाउंट में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो तो आपका आयोनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेशन एनर्जी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेटिस एनर्जी के, ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन और याद आ रही होगी, डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। आपका कोई भी प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी, ठीक है। यानी अगर इस रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आपका आयोनिक कंपाउंड आसानी से सोल्यूबलाइज हो जाएगा, और अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो इनसोल्यूबल होगा। अब डेल जी डिपेंड करती है डेल एच और टी डेल एस के ऊपर। डेल जी क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और यह क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डेल एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप आगे चैप्टर पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें यह टर्म आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार इग्नोर कर दो, आगे जो मैं सोल्युबिलिटी की ट्रिक बताने जा रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करो। और अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो आपको ये आता है। अब देखो इसके लिए क्या है कि जैसे आपका कोई भी कंपाउंड है वो डिसोशिएट होकर आयंस बना रहा है, यानी यहां पर मैं ये कह दूं अगर यह एक मोल है इसमें तो एक मोल से ज्यादा आयन बनेंगे, है ना, केटाइन और एनाइन। तो एंट्रोपी यानी रैंडमनेस क्या हो गई, यहां पर इंक्रीज हो गई है। और रैंडमनेस जब इंक्रीज होती है तो इसके लिए डेल एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये ओवरऑल जो टर्म है वो नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए, सोल्युबलाइजेशन के लिए डेल एस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हमें इस पे कंसंट्रेट करना है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगी, तो यानी डेल जी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और आपका कंपाउंड है वो वाटर सोल्यूबल होगा। बट अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके लिए दो कंडीशन हो सकती है। अभी अगर ये पॉजिटिव है, ये तो हमें पता है नेगेटिव है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी नेगेटिव वाली की वैल्यू पॉजिटिव वाले से ज्यादा है,
तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, आपका कंपाउंड क्या होगा, सोल्यूबल होगा। बट इस नेगेटिव वाले की वैल्यू डेल एच से कम है, यानी पॉजिटिव से कम है, तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अगर आपका डेल एच पॉजिटिव है तो उस केस में दो कंडीशन हो सकती है कि डेल एच आपका लेस देन हो टी डेल एस से, और दूसरा है आपका डेल एच है वो ग्रेटर देन हो टी डेल एस से। अगर इससे लेस देन है तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी और आपका कंपाउंड क्या होगा, सोल्यूबल होगा। और यह ज़्यादा है यानी पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी और आपका कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो इसकी वैल्यू मैंने ले ली 10 और इसकी मैंने ले ली 15 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो -15 है और +10 है, ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, माइनस में आई। माइनस में आएगी तो मतलब आपका कंपाउंड क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ये वाली कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली। दूसरा रिवर्स कर दूं, ये वैल्यू तो होती है आपकी 20 और ये -15 है, तो ये +20 है, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, +5 आएगी। ये वाली कंडीशन कौन सी, ये वाली, यानी डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और हमें पता है अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी, आपका डेल एच उतना ही क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और लेटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब दूसरा देखो कि आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है चार्ज एंड साइज पर। चार्ज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और साइज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। जैसे आपसे कंपेयर करवा ले कि जैसे सोडियम प्लस है और लिथियम प्लस है, इन दोनों में से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, तो चार्ज तो दोनों में सेम है बट साइज इसका छोटा है इसका बड़ा है, और हमें पता है हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होगी, लिथियम आयन की। ठीक है, इसी तरह से आपसे ऐसे भी कंपेयर करवा सकता है कि लिथियम आयन है और बेरिलियम आयन है, दोनों में से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, तो इनमें चार्ज देखो, इसमें +2 है और इसमें +1 है। साइज आपको पता है पीरियड में इधर की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, तो चार्ज इसमें ज़्यादा है, साइज इसका कम है, मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह लेटिस एनर्जी के लिए भी क्या होता है, लेटिस एनर्जी होती है वो भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा लेटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना बड़ा साइज होगा लेटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे कैटायन और एनायन दो की हाइड्रेशन हुई है, तो हम कैटायन के लिए ये लिख सकते हैं अभी आपका डेल एच सी प्लस, और यहाँ पर ये ए एक्वस में कन्वर्ट हो गया, एन प्लस है, और यहाँ पर क्या आ गया आपका डेल एच ए माइनस, और यह बी माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो गया। ये एनायन की हाइड्रेशन एनर्जी है और ये कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी है। ओवरऑल जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, डेल एच सी प्लस डेल एच ए माइनस। ठीक है, यानी दोनों आयन पर डिपेंड कर रही है हाइड्रेशन एनर्जी, और दोनों के साइज पे भी डिपेंड करेगी। यानी मैं हाइड्रेशन एनर्जी इनके लिए लिखूं तो वो क्या होगी, कैटायन के साइज के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और एनायन के साइज के भी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे लिख सकते हैं रेडियस की टर्म में। और लेटिस एनर्जी है तो लेटिस एनर्जी के लिए हम क्या लिखेंगे कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज दोनों एटम का, यानी R प्लस माइनस कैटायन और एनायन की रेडियस दोनों प्लस कर देंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लेटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इतना नोट करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हम सोल्युबिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट
वो है जिनमें आपकी सोलिबिलिटी है वो या तो हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रही है या फिर लेटिस एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। दूसरा वो केस होगा जिनमें सोलिबिलिटी है वो पोलराइजेशन पर डिपेंड करेगी, यानी फजान रूल के अकॉर्डिंग हम सोलिबिलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा केस वो होगा जिनमें सोलिबिलिटी है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कैसे डिपेंड करती है, वो डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है कि अगर लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर हो तो हम सोलिबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि अगर इफ साइज ऑफ आयन इज स्मॉल, आयन का साइज स्मॉल है तो आपकी जो सोलिबिलिटी है वो डिपेंड करेगी लेटिस एनर्जी पे, ठीक है। और आपको ये अच्छे से पता है कि जो सोलिबिलिटी है वो हाइड्रेशन एनर्जी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और लेटिस एनर्जी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर लेटिस एनर्जी बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी है वो घटेगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं भी, ताकि मैं अगर इसको पूरा डिटेल में ले जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सोलिबिलिटी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो पहली बात याद रखनी है कि अगर आयन का साइज स्मॉल है तो सोलिबिलिटी डिपेंड कर रही है लेटिस एनर्जी पे। और हमें पता है अगर मैं ग्रुप में नीचे की तरफ जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी घटेगी। मैंने अभी बताया था आपको कि जो लेटिस एनर्जी होती है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाता हूं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा और लेटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखनी है। तो स्मॉल साइज वाले आयन कौन कौन से लोगे आप, जैसे F माइनस है, OH माइनस है और O2 माइनस है, ठीक है। पहले मैं इनका केस डिस्कस कर रहा हूं। अब इसके साथ एक बात और ध्यान रख लेना आप कि अगर आपका ग्रुप फर्स्ट है, यानी फर्स्ट ए के एलिमेंट है और उनके साथ ये तीन तो है ही है, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, इसके बाद में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और आपका सल्फाइड और सल्फेट, ये वाले जुड़े हुए हैं। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, यानी इन सब केस में क्या कहेंगे हम, लेटिस एनर्जी पर सोलिबिलिटी डिपेंड करेगी। अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये केस आपको कहीं भी दिख जाए तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपको क्या करना है, सोलिबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। अब दूसरा सेकंड ए के केस में, सेकंड मतलब ए, ये एल्कली मेटल है आपके और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है। तो उस केस में फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ये तीन तो है ही है। इसके अलावा अगर आपको ऑक्जेलेट दिख जाए तो आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी इन सब में आप कौन सा फैक्टर कंसीडर करोगे, लेटिस एनर्जी का। और दूसरा एक बात और नोट डाल के लिख लेना, क्या लिखोगे कि ऑल बेरिलियम साल्ट आर मोस्ट सोल्यूबल अमंग एल्केलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट, ठीक है। क्या लिखोगे, ऑल बेरिलियम सॉल्ट आर मोस्ट सोल्यूबल अमंग एल्केलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट। बेरिलियम का कोई भी सॉल्ट दिख जाए आपको उसे सबसे ज्यादा, मतलब वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है? ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूं। इफ साइज ऑफ आयन लार्ज है, ठीक है, जैसे यहां फ्लोराइड आ गया, यहां क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा, नाइट्रेट आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा, ETC। ये जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं वो लार्ज साइज में आ जाते हैं। इसको छोड़ देना, OH स्मॉल साइज में ही कंसीडर करेंगे हम। बाकी सारे पॉलीएटॉमिक आयन हैं वो सारे लार्ज साइज में आएंगे। तो उस केस में हमें कौन सा फैक्टर देखना है,
उसमें हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे। यहाँ लेटिस एनर्जी देखी थी, वहाँ जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा यहाँ तो हमने क्या किया था, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, लेटिस एनर्जी घट रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। उस केस में क्या होगा, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि अभी बताया था हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। यानी डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी एक दूसरे के ये क्या हो रहे हैं, लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में रिवर्स आ रहा है। यहाँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यानी इस केस में अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो और ये आयन दिख जाए आपको, तो सॉल्युबिलिटी आपको क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। बट ये वाली बात ध्यान रखना, इन केस में नहीं करोगे। ये भी लार्ज साइज के एनाइन है, बट इनमें क्या है, लेटिस एनर्जी डोमिनेट कर रही है, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इतना नोट करो, फिर इनके हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अभी। जैसे मैं लिथियम ऑक्साइड से सीजियम ऑक्साइड की तरफ जाता हूं, यानी डाउन द ग्रुप जाता हूं, तो आपको बताया था ऑक्साइड के केस में आपकी सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करेगी लेटिस एनर्जी पे, और डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, जैसे लिथियम और ऑक्साइड दोनों का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। इधर जाओगे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, सीजियम का साइज बड़ा है, ऑक्साइड का साइज क्या है, छोटा है। तो एक बड़ा साइज है एक छोटा साइज है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, है ना। तो बॉन्ड आसानी से टूट गया तो ये आसानी से सोल्यूबलाइज हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इनमें इधर की तरफ जाने से, यानी टॉप टू बॉटम की तरफ जाने पर साइज डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साइज डिफरेंस इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ये वही बात है कि एक छोटा बच्चा है वो छोटे बच्चे के साथ ही रहना पसंद करेगा, उसकी बड़ों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह क्या होगा, बेरिलियम ऑक्साइड से आप बेरियम ऑक्साइड की तरफ जाते हो, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी है वो लेटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद में हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं। लिथियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप सीजियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाओगे, साइज बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एस मैं सॉल्युबिलिटी के लिए लिख रहा हूं। इधर भी क्या होगा अभी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाओगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। इसके बाद में मैं फ्लोराइड की बात कर रहा हूं। लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इधर इनके लिए ऑर्डर लिख रहा हूं, बेरिलियम फ्लोराइड, उसके बाद में क्या आएगा, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी घटेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऑर्डर ये आना चाहिए था, बट मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो बेरिलियम के जितने भी सोल्ट हैं वो मोस्ट सोल्यूबल होते हैं अमंग एल्केलाइन अर्थ मेटल सोल्ट, यानी यह सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। ये वाला यहां से यहां आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये मत कह देना भी ये वाले यहां क्यों नहीं आए, क्योंकि आपको पता है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो सोल्ट नहीं होते। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, पहले इतना नोट करो फिर आगे लिखते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं कार्बोनेट की। तो जैसे लिथियम कार्बोनेट है आपका, और लिथियम कार्बोनेट से नीचे सीजियम कार्बोनेट की तरफ जाओगे तो कार्बोनेट के केस में भी मैंने कहा था आप लेटिस एनर्जी से सॉल्युबिलिटी है वो डिसाइड कर सकते हो। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज इंक्रीज हो रहा है, लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बाइकार्बोनेट के केस में भी क्या होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट तो आपको पता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको इग्नोर करो आप। अब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से सीजियम बाइकार्बोनेट की। तो इसमें भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी घटेगी, लेटिस एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। ग्रुप फर्स्ट के लिए मैंने बताया था ना, कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो
चाहे आपके सल्फेट हो, चाहे आपका सल्फाइट हो, इनके केस में हम क्या करते हैं, लेटिस एनर्जी ही डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे ग्रुप फर्स्ट के केस में। तो इधर आ जाओ, इधर लिथियम सल्फेट से अगर आप सीजियम सल्फेट की तरफ जाओगे, क्योंकि लेटिस एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर माना है तो साइज बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। लिथियम सल्फाइड से अगर आप सीजियम सल्फाइड की तरफ जाओगे तो भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको ये बताया था ना कि फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, तीन तो ये हो गए, फोर्थ ये है कार्बोनेट, फिफ्थ बाइकार्बोनेट, सिक्स्थ है सल्फेट और सेवंथ है सल्फाइट। इनके केस में क्या होगा, एल्कली मेटल के केस में हमने क्या माना था, लेटिस एनर्जी को डोमिनेटिंग फैक्टर माना था। अब आ जाओ इधर, अगर यहां पर बात कर रहे हैं बेरियम कार्बोनेट से, बेरिलियम कार्बोनेट से अगर आप जाते हो बेरियम कार्बोनेट की तरफ, तो इनमें वो दूसरा फैक्टर लगेगा। इनमें क्या है, एनाइन का साइज लार्ज है, एनाइन क्या है, लार्ज है, तो यह डिपेंड किस पे करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी पे। और डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आपको पता है साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, और हाइड्रेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद में सल्फेट की बात कर लेते हैं कि बेरिलियम सल्फेट से अगर आप बेरियम सल्फेट की तरफ जाते हो तो क्या होगा, लार्ज साइज का आपका क्या है, एनाइन है, तो हाइड्रेशन एनर्जी से डिसाइड करेंगे, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है। इसी तरह से आप बेरिलियम सल्फाइड से, ये सल्फेट था, ये बेरिलियम सल्फाइड से अगर बेरियम सल्फाइड की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रेट की। अगर आप लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट की तरफ जा रहे हो तो इस केस में भी क्या देखेंगे, एनाइन का साइज लार्ज है, साइज लार्ज है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी भाई, कम होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इधर भी क्या होगी, अगर आप बेरिलियम नाइट्रेट से बेरियम नाइट्रेट की तरफ जाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करो लिथियम क्लोरेट से सीजियम क्लोरेट की तरफ जाते हो, ये पर क्लोरेट होगा भी। ठीक है, आपको मैंने वैसे ऑक्सो एसिड की नेमिंग सिखा रखी है, यह पर क्लोरिक एसिड होता है, और यहां से हाइड्रोजन हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट। ठीक है, तो लिथियम पर क्लोरेट से सीजियम पर क्लोरेट की तरफ जाते हो तो साइज क्या हो रहा है, लिथियम से सीजियम, एनाइन का तो आपको पता है कांस्टेंट है, कैटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इधर भी क्या करोगे आप, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम पर क्लोरेट से अगर बेरियम पर क्लोरेट की तरफ जाते हो तो भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, नोट करो। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि ऑक्जेलेट के केस में क्या होता है, एल्किलाइन अर्थ मेटल में, कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो लेटिस एनर्जी घटती है और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो कैसे भी, जैसे बेरिलियम ऑक्जेलेट है, मैग्नीशियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, स्ट्रोंटियम ऑक्जेलेट और बेरियम ऑक्जेलेट। अब देखो इनमें क्या होता है, लेटिस एनर्जी पे डिपेंड कर रहे थे, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, लेटिस एनर्जी घट रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। बट आपको ये तो अच्छे से पता है कि मैंने बताया था बेरिलियम के सॉल्ट मोस्ट सोल्यूबल होते हैं, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, BeC2O4। अब दूसरा हेलाइड की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लोराइड का डिस्कस कर चुका हूँ, अब क्लोराइड की बात कर रहा हूँ। जैसे लिथियम क्लोराइड है, इसमें ये आपको याद ही रखना पड़ेगा भाई, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा, उसके बाद में सीजियम क्लोराइड होगा, उसके बाद में रुबिडियम क्लोराइड होगा, उसके बाद में होगा आपका सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड। इधर आ जाओ, इधर रेगुलर ट्रेंड होगा, बेरिलियम क्लोराइड से अगर आप बेरियम क्लोराइड की तरफ जा रहे हो तो एनाइन का साइज क्या है, बड़ा है,
तो एनाइन का साइज बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो सोलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। अब बात कर रहा हूं, अगर आप लिथियम ब्रोमाइड से सीजियम ब्रोमाइड की तरफ जा रहे हो तो इसमें वही केस लगा देना भी, एनाइन का साइज क्या है, बड़ा है, हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी और सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम यहां होगा, बेरिलियम ब्रोमाइड से अगर बेरियम ब्रोमाइड तक जाते हो आप तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा हो तो यह डिपेंड किस पे करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी पे। इधर आ जाओ, अगर बेरिलियम आयोडाइड से आप बेरियम आयोडाइड तक जाओगे तो सेम रीजन रहेगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। इधर भी क्या होगा, एक एक्सेप्शन आ रहा है अभी, लिथियम आयोडाइड से सोडियम आयोडाइड की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में क्या होता है कि सोडियम आयोडाइड की लिथियम आयोडाइड से ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में रेगुलर मैनर में डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ट्रेंड आएगा, तो ये नोट कर लेना। अब देखो, जहां भी ये एक्सेप्शनल केस आ रहे हैं उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा अभी, और ये वाले क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है और इनकी हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, बट इनकी कोई वैलिड जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि लिथियम आयोडाइड की लेटिस एनर्जी ज़्यादा है, इस कारण से इसकी सोलिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटल डेटा है, सोलिबिलिटी चेक की गई इनकी और उनके बेस पे पाया गया कि यह मोस्ट सोल्यूबल है, यह लेस सोल्यूबल है, तो यह लेस सोल्यूबल क्यों होगा, उसका रीजन दे दिया, इनमें लेटिस एनर्जी इनकी कम होती है इसलिए ये ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और इसकी लेटिस एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, कम सोल्यूबल है। तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं भाई, इफ पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर, अगर पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर है तो उस केस में क्या होगा, यहां पर हम फजान रूल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। और फजान रूल में आपने पढ़ा होगा कि केटाइन का साइज छोटा है, एनाइन का साइज बड़ा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी क्या होगी, वाटर के अंदर सोलिबिलिटी की बात कर रहा हूं, डिक्रीज होगी। ये मैं फजान रूल में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि केटाइन का साइज छोटा होता है और एनाइन का साइज बड़ा होता है, तो उसकी जो केटाइन की पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होगी, एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिससे इसकी मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी, जिससे इसका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, जिससे सोलिबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका Pb+2 है, जिंक +2 है, Hg+2, कॉपर +1, Ag+1। ठीक है, तो इनकी क्या होती है कि इनके केस में मैंने फजान रूल में बताया था, इनकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होती है, तो इनमें कोवेलेंट करेक्टर क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, तो इनकी जो वाटर सोलिबिलिटी है वो एनाइन का साइज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ Pb का या Ag का ले रहा हूँ मैं पहले, जैसे AgF है, AgCl है, AgBr और AgI। यहाँ पे क्या है, यह केटाइन मान लो, यह एनाइन मान लो, आयोडाइड का साइज बड़ा है तो इसकी पोलराइजेशन मैक्सिमम होगी, यहाँ कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो वाटर सोलिबिलिटी इसकी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है और ये सारे वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं भी वाटर में। इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं भी आपका लेड का ले रहा हूं, लेड में थोड़ा सा आपको याद ही रखना पड़ेगा भाई, लेड के केस में क्या होता है, लेड क्लोराइड की सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी, उसके बाद में लेड ब्रोमाइड की होगी, उसके बाद में लेड फ्लोराइड की होगी और उसके बाद में लेड आयोडाइड की होगी। ये सोलिबिलिटी ऑर्डर आएगा। इसी तरह जिंक क्लोराइड की, फिर जिंक ब्रोमाइड की और जिंक आयोडाइड की होगी। ठीक है, एनाइन का साइज बढ़ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे, सोलिबिलिटी घटेगी। यह अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो पहले फजान रूल पढ़ लेना, तो वहां से ये आपको समझ आ जाएगा। अब थर्ड और है भी, थर्ड को यहीं बता देता हूं। केस थर्ड, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से सोल्यूट को डिजोल्व कर लेगा।
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो सोल्यूट के बीच में, मतलब सोल्यूट है, जैसे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड मान लो जैसे यही है, या फिर ये मान लो AgF है, इस पे प्लस है, इसमें माइनस है, इनके बीच के अट्रैक्शन को वीक करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा सॉल्वेंट की होगी उसे हम उसका क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनके बीच के अट्रैक्शन को कम करने की टेंडेंसी, वीक करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतनी आसानी से इनके बीच के अट्रैक्शन को कम कर देगा और उतना ही ज्यादा इसको क्या कर लेगा, सोल्यूबलाइज कर लेगा। ठीक है, जैसे आपसे कंपेयर करवा ले, जैसे आपको 3 सॉल्वेंट HF दे दिया, वाटर दे दिया और CH3OH दे दिया और कोई आयनिक कंपाउंड दे दिया आपसे, तो पूछ लिया इनमें सबसे ज्यादा सोल्यूबल किस में होगा, तो HF की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वाटर से ज्यादा होता है और वाटर का एल्कोहल से ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल HF में होगा, फिर वाटर में, और लास्ट नंबर में किस में आ जाएगा, मेथेनॉल में। ठीक है, बट इस पे क्वेश्चन रेयर ही बनते हैं, ज्यादातर आपके क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट केस करवाया था, सेकंड पार्ट में से यहीं से कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मेरी तरफ से यह सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड कंप्लीट हुई। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।